नमस्कार, मेरा नाम राजेश खन्ना है। मैं चारकोप कांदिवली वेस्ट में रहता हूँ। एक्चुअली ये कहानी ऐसी है कि मई 2022 में एक कंपनी मेरे कांटेक्ट में आई जिसका नाम था FVP ट्रेड। इस कंपनी में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट करने के बाद सिर्फ 2 महीने बाद ही ये कंपनी भाग गई। तो ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कंपनी थी। कंपनी ने मुझे ये कहा था, जो इस कंपनी का जो रैकेट, एक्चुअली ये रैकेट बोल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा रैकेट था और इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है अशोक रेशमलाल शर्मा, जो मुंबई बोरीवली का रहने वाला है और काफ़ी सालों से वो दुबई में रहता है। तो उसने मुझे बताया था कि कंपनी जो है इतनी बढ़िया कंपनी है, आप इसमें पैसा वैसा डालिए और जब आप पैसा वैसा डालेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैंने मई 2022 में इसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करने के 2 महीने बाद ही ये कंपनी यहाँ से भाग गई। और ये कंपनी ने इतना बड़ा हजारों हजार लोगों का पैसा लेके करोड़ों करोड़ रुपए इन्होंने विदेशी अकाउंट में डलवाया और सबका पैसा लेके ये लोग भाग गए। भागने के बाद में अब मुझे मालूम नहीं था आगे करना क्या है। तो मैंने अशोक रेशमलाल शर्मा, जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है, उसके खिलाफ कुछ सबूत जुटाना शुरू किया और मैंने काफी सारे इसके खिलाफ सबूत जुटाना शुरू किए और काफी सबूत जुटाए। इस केस के सिलसिले में मैं दुबई तक गया उस मास्टरमाइंड से मिलने के लिए कि भाई मेरा पैसा मुझे कब और कैसे मिलेगा। तो मैं दुबई में भी करीब 12-14 दिन में दुबई में रहा। दुबई में मैंने इसको ढूंढ के निकाला। वहां मैं इससे अशोक रेशमलाल शर्मा से मिला, लेकिन इसने मुझे वहां पे पैसा देने से इनकार किया और मुझे बोला तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग आते हैं जिनका हम पैसा खा जाते हैं। और इसने मुझे खुलेआम वहां पे धमकी दी, जो मैंने FIR में भी बताया है। इसने खुलेआम धमकी दी कि मुंबई की पुलिस और कोर्ट कचहरी को मैं टके टके पे खरीदता हूँ। मुंबई में मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तुझे मुंबई जाके जो करना है कर ले और मैं तेरा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। इसने ऐसा मुझे वहाँ धमकी वमकी दी। फिर मैं वापस मुंबई आया और मुंबई आने के बाद में मैंने काफी टाइम तक इसके बारे में बहुत सारी छानबीन की। तब मुझे मालूम पड़ा कि इसने FVP ट्रेड जैसी ना जाने और कितनी कंपनियां भारत में लॉन्च की है और भारत में लेकर आया ही है और हजारों लाखों लोगों का पैसा इसने विदेशी अकाउंट में डलवाया धोखे से। और आज पता नहीं कितने लोगों का पैसा ये खा के बैठा है। फाइनली मैंने इसके बारे में बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और चारकोप कांदिवली वेस्ट पुलिस स्टेशन में मैंने इस आदमी के खिलाफ मार्च 2024 में कंप्लेंट डाली और इसको रंगे हाथों पुलिस को साथ में ले जाके, पुलिस ऑफिसर जो मेरे केस के आईओ थे वो थे विलास आसाराम शेलके, उनको और उनके असिस्टेंट के साथ मैं जो मास्टरमाइंड है उसके घर पे लेकर गया, बोरीवली स्थित घर पे। वहां पे मुख्य आरोपी घर पे ही बैठा था। तो पुलिस ने उससे बात किया और दूसरे दिन उसको पुलिस स्टेशन बुलाया। पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद उसका स्टेटमेंट लेने की बात हुई और स्टेटमेंट पुलिस ने उसका लिया और थोड़े दिन बाद ही मालूम पड़ता है कि मुख्य आरोपी जो है वो मुंबई से वापस दुबई भाग गया है और पुलिस ने उसका पासपोर्ट तक जब्त नहीं किया। यहाँ तक कि उसके स्टेटमेंट में उसका पासपोर्ट नंबर तक नहीं लिया गया। मेरे 1000 बार बोलने के बाद विलास शेलके जो मेरे केस के आए हुए हैं और जो हवलदार संजय पवार जो स्टेटमेंट ले रहे थे अशोक शर्मा का, उनसे 1000 बार मैंने बोला था कि इसका पासपोर्ट ले लो, नहीं तो ये यहाँ से भाग सकता है। लेकिन मेरी एक किसी ने नहीं सुनी। ना उसका पासपोर्ट नंबर लिया गया, ना उसका पासपोर्ट जब्त किया गया, ना उसके ऊपर ध्यान रखा गया। आखिर में वो अप्रैल महीने में स्टेटमेंट के कुछ दिन के बाद दुबई भाग गया। उसके बाद मैंने कैसे तैसे करके अपनी FIR दर्ज की चारकोप पुलिस स्टेशन में। 9 जून 2024 को मेरी FIR हुई थी। FIR में जो धाराएं लगाई गई हैं उसके अंदर दो मुख्य आरोपी बनाए गए, एक अशोक रेशमलाल शर्मा, एक उसकी वाइफ सुलेखा शर्मा। और इसके अंदर कम से कम 4 से 5 नाम और FIR में ऐड होने थे, जो मेरे बोलने के बाद भी पुलिस ने उसमें FIR में किसी भी और इस रैकेट से जुड़े लोगों के नाम ऐड नहीं किए। जिसमें पहला नाम अशोक रेशमलाल शर्मा जिसके खिलाफ और उसकी वाइफ सुलेखा शर्मा जिसके खिलाफ FIR में धाराएं लगी हैं 406, 409, 420, MPID एक्ट 34, 3 व 4। ये सारी धाराएं लगने के बाद भी FIR के बाद पुलिस ने सुलेखा शर्मा को अरेस्ट नहीं किया। मुख्य आरोपी तो पहले से ही दुबई भाग चुका था। ठीक है, अगर पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त किया होता या उस पर निगरानी रखी होती तो वो किसी भी तरह से इंडिया से भाग नहीं सकता था।
सुलेखा शर्मा को एफआईआर के बाद भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। फिर उसके बाद में सेशन कोर्ट में सुलेखा शर्मा ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। जून 21 तारीख को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मेरे दिए हुए एविडेंस के द्वारा सेशन कोर्ट ने सुलेखा शर्मा की बेल रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट होने के बाद भी पुलिस ने सुलेखा शर्मा को अरेस्ट नहीं किया। मैं डीसीपी साहब के पास गया, डीसीपी साहब जोन 11 आनंद भोइटे साहब, मैं उनके पास गया। मैंने उनको बोला सर अब तो इसको अरेस्ट करवाइए, अब तो जमानत भी इसकी रद्द हो गई है सेशन कोर्ट से, सुलेखा शर्मा को कैसे भी अरेस्ट कीजिए ताकि अशोक शर्मा को आप पकड़ सके जल्द से जल्द। ये सारी बातें करने के बाद खैर किसी भी तरह से पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। इसमें 5 नाम और हैं जो इस एफआईआर में चढ़ने चाहिए और इन 5 को 2 सुलेखा शर्मा और अशोक शर्मा को जेल में होना चाहिए। आज सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और वो 5 नाम नेहा अशोक शर्मा जो अशोक शर्मा की बेटी, अभिषेक शर्मा अशोक शर्मा का भतीजा, चंद्रकला कुरापाती जिस अकाउंट में मुझसे मेरा लाखों रुपए डलवाया गया, नवीद जो एफवीपी ट्रेड इस फेक कंपनी का इंडिया का लीडर है वो, और नवीन टाक जिसका एक एनजीओ है और जिस एनजीओ के द्वारा अशोक शर्मा के बैंक अकाउंट से उसके काफी पैसों के ट्रांजैक्शन जुड़े हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस रैकेट के साथ 100% जुड़े हैं और इनका नाम एफआईआर में होना चाहिए और इनको जल्द से जल्द मेरी मांगे अरेस्ट किया जाए। आज 1 साल के करीब हो गया, सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और एक भी अपराधी को आज तक पकड़ा नहीं गया। यहाँ तक कि पुलिस के पास मुख्य आरोपी सुलेखा शर्मा का स्टेटमेंट तक नहीं लिया गया है आज तक। और जो दूसरा मुख्य आरोपी अशोक शर्मा है वो यहाँ से दुबई भागा हुआ है, उसको पकड़ने के लिए आज 1 साल हो गया, पुलिस ने कोई भी किसी भी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस केस की जानकारी मैंने मुख्यमंत्री को भेजी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उनको भेजी, मैंने मेल किया, उसके बाद में मैंने होम मिनिस्ट्री में भेजी, गृह मंत्रालय में गया, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनूप कुमार सिंह जी से मिला इस केस के बारे में, फिर सीपी मुंबई को लेटर लिखे, रिमाइंडर दिए, जॉइंट सीपी साहब को मैं मिला, जॉइंट सीपी मुंबई को मैं मिला, उनको मैंने इस केस के बारे की सारी डिटेल दी, जानकारी दी और फिर रिमाइंडर भी दिया। सब कर लिया जितना जहां तक मुझे करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वही है ढाक के 4 हाथ। और अभी तक कम से कम पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई मेरे द्वारा और जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह पुलिस के पास है उसमें कम से कम 15 से 20 बैंक अकाउंट अब तक सुलेखा शर्मा, अशोक शर्मा और नेहा शर्मा के निकले, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए के एक दूसरे के ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं। जैसे कि अभी गोराई में बोरीवली में HDFC बैंक में इनके अकाउंट है, बोरीवली में ही इनके ICICI बैंक में अकाउंट है, इनके एक्सिस बैंक में अकाउंट है, इनके न जाने और कितने बैंकों में इन लोगों के अकाउंट है, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक, ऐसे कितने बैंकों में इनके अकाउंट्स हैं और उन सारे अकाउंटों में इनके एक दूसरे के साथ में करोड़ों रुपए के सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस हैं। मांगे पूरी नहीं होगी, मैं यहाँ पे आजाद मैदान में हूँ और मैंने आजाद मैदान में आने के बाद मेरी ये 2-3 मांगे रखी हैं यहाँ पे कि सबसे पहले कि मेरे इस केस को जल्द से जल्द क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया जाए और जितने भी इस रैकेट में आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और जेल भेजा जाए और मुख्य आरोपी अशोक शर्मा जो इंडिया से फरार है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तो पुलिस ने निकाला है लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, मुख्य आरोपी अशोक शर्मा को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की ये सब ट्रेडिंग चल रहा है ना, ऑनलाइन बिजनेस नाम बोल के ये जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम और ये सारी चीजें बोलते हैं ना, तो क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी बिजनेस में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप पैसा मत डालना, क्योंकि ये सब एक से एक लोग यहाँ बैठे हैं हमारे जैसे लोगों को लूटने के लिए। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में मत आइए और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा मत डुबाइए। जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत कीजिए। जब इस केस के बारे में सब मीडिया में बाहर निकला, आज से करीब 2-3 महीने से मेरे इस केस के बारे में काफी मीडिया में आजकल ये घूम रहा है मेरा केस, तो जैसे ही मीडिया में इस केस के बारे में निकला और मैंने जितने भी पुलिस अधिकारी थे उनका नाम हम सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो आनन फानन में
करीब 1.5 महीने पहले मेरे इस केस को मुझे बिना बताए, यहाँ तक कि मुझे फोन करके पूछा तक नहीं गया किसी पुलिस स्टेशन से, और मेरे केस को चारकोप पुलिस स्टेशन से मलाड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया, और इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी किसी ने नहीं दी। डीसीपी आनंद भोईटे साहब, इनके ऑर्डर से मैंने जब आईओ से बात किया, जो मेरे केस के आईओ थे चारकोप पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने मुझे बताया, जो आईओ थे भूषण ठोके, जो अभी लेटेस्ट जो रनिंग में इनके मेरे केस के आईओ थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके केस को, जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा केस क्या ट्रांसफर कर दिया गया है क्या, तब उन्होंने भूषण ठोके साहब ने मुझे बताया कि आपके केस को डीसीपी साहब ने चारकोप पुलिस स्टेशन से मलाड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तो कभी बोला नहीं था कि मेरे केस को ट्रांसफर किया जाए, फिर मेरे केस को मुझसे बिना पूछे ट्रांसफर क्यों किया गया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो बोले वो डीसीपी साहब ने किया है, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अभी आपका केस जो है वो चारकोप से मलाड पुलिस स्टेशन नहीं, मुझे मलाड में जिनके पास केस है, मेरी उनसे एक आध बार उनका फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, फिर मैंने वापस फोन किया उनको, तो वो कहीं बंदोबस्त में बिजी है बोल के मिले नहीं मुझे, मैं गया नहीं वहाँ।